अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे होंगे जो हमने वज़ीरिस्तान यानी मीरानशाह में रिकॉर्ड किए थे और वहाँ के जो मलकान हैं उनके साथ हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। उनके बयानात को देखा जाए, उनकी गुफ्तगू को देखा जाए और जो यहाँ की यूथ है, जो फाटा की यूथ है, उनमें एक खुला तज़ाद नज़र आता है। आखिर इसकी क्या वजह है और फाटा रिफॉर्म्स को, फाटा इस्लाहात को डिले क्यों किया जा रहा है? और अगर देखा जाए जो फाटा जो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बैकवर्ड है, उसकी वजूहात क्या है और हम इंडिविजुअली तौर पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे। फाटा की जो यूथ है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाहौर में। मेरे साथ मौजूद है उमर ख़ान दावड़, आप यहाँ के जो नुमाइंदा भी है, पख्तून नुमाइंदा, और इसके साथ साथ आप आइंदा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट भी है। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है आज़ाद ख़ान दावड़ जो कि हेड ऑफ़ एजुकेशन ISEF लाहौर के। मुजाहिद ख़ान वज़ीर, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नोवा के हेड है लाहौर में। मोहम्मद उमर ख़िताब जो एक स्टूडेंट है फाटा से, और फ़रहान ख़ान नौशहरा से आपका ताल्लुक़ है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, हमारा अगर देखा जाए पिछले तारीख़ उठा के देख लें, कोई भी एक एजुकेटेड MNA वज़ीरिस्तान से जो बाकी फाटाज है वो हमें नज़र नहीं आता। आखिर क्या वजूहात है? हम अनपढ़ को क्यों तरजीह दे रहे हैं? सिर्फ जो हमें पैसे मिलते हैं हम उन्हें वोट देते हैं। आखिर कब तक अनपढ़ MNAs आते रहेंगे और हमारा यही हाल होता रहेगा कि हम बैकवर्ड से बैकवर्ड होते जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली जो बात है अवेयरनेस। मैं कहूँगा एक चीज़ अवेयरनेस। वज़ीरिस्तान में अगर अवेयरनेस की कमी ना हो तो वहाँ के सारे मसाइल ख़त्म हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ट्रांसलेट हो जाती है लैक ऑफ एजुकेशन में। एजुकेशन वहाँ पे फिर कम है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। 1997 तक तो वहाँ पे खाली जो मलिक्स हैं वो खाली उनको दे वो ओनली अलाउड टू वोट, वो खाली वोट एग्जैक्टली। आम बंदे को जो जनरल वहाँ पे राइट टू वोट मिला है वो 1997 के इलेक्शंस के बाद मिला है। उसके बावजूद उसके बाद फिर वहाँ पे खाली मलिक ही खड़ा हो सकता था। अब जाके फिर उन्होंने ये शेक भी हटाई है, ये प्रोविज़न हटाई है कि मलिक के अलावा भी लोग खड़े हो सकते हैं। अब वहाँ पे एक तो दो चीज़ों का फुकदान था, एक तो अवेयरनेस, और अवेयरनेस दो चीज़ें लेकर आती है, एजुकेशन और फिर मीडिया, और ये दोनों ही वहाँ पे चीज़ें मिसिंग थी। अब वहाँ पे ये एक बिल्कुल क्लोज सोसाइटी थी, वहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए वहाँ पे जो इलेक्शन होते थे ना का कोई अकाउंटेबिलिटी, लोगों को ये रुझान ही नहीं था कि उनको ये पता लगे कि भाई ये हमारा इलेक्टेड बंदा है, ये हमें आंसरेबल है, ये हमें जवाबदेह है। इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में वो मदीना की सोसाइटीज़ होती जहाँ पे पता होता था कि खलीफा को की पकड़ हो सके। बिल्कुल। हम पश्तून कहते हैं कि जी हम हमारी सारा कुछ शरीयत पे है, तो जहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी का है तो ये तो ख़ास तौर पे शरीयत के ऊपर चीज़ है। तो इसीलिए हमें मेरे ख्याल में ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिससे हमें पता नहीं लगता था वहाँ पे कि भाई इसको करोड़ों रुपए के फ़ंड मिलते हैं, ये हमारा फ़ंड है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी एक आम सा बंदा वहाँ पे खड़ा होकर इलेक्शन लड़ता है और वो अपने आप को, जैसे हम पश्तो में कहते हैं, वो जोन जोड़ को, हाँ जी एग्जैक्टली, तो वो जोन जोड़ावल जो है अपने आप को बनाना उनको इलेक्शन के बाद याद आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। इसीलिए हमें यहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे बंदा इलेक्शन लड़ता है, कर्जा शर्जा बेशक कर ले, उसको पता है कि वहाँ पे उसने किस किस को हु आर द पीपल हु मैटर्स एक्चुअली, या तो मलकान को पैसे लगाएगा, या तहसील में पैसे लगाएगा, या फिर और एलिमेंट से पैसे लगा के उन्होंने आना होता था, और ये चीज़ें होती थी। आपका एजेंडा क्या होगा? अगर मेरे पास आएंगे वोट मांगने तो आप क्या एजेंडा लेकर आएंगे, या किसी और कबाइल के पास जाएंगे वोट मांगने तो आप क्या एजेंडा लेकर जाएंगे? आप क्या फाटा के लोगों के लिए करेंगे? देखिए जी, पहली बात ये है, पैसे तो आपको वहाँ फिर भी लगाने पड़ेंगे, तो आप किस एजेंडे से वहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये कि जो मलिकी सिस्टम है, इफ़ आई एम अ मलिक ओवर देयर एंड आई एम अ मलिक हो, मैं हमजोनी का मलिक हूँ, बट आई डोंट टेक प्राइड इन इट। मैं इसमें फ़ख्र तब महसूस करूँगा कि बहैसियत मलिक या बहैसियत नुमाइंदा वज़ीरिस्तान में कुछ कर सकूँ उधर के लोगों के, वरना खाली खुली हेरिडेटरी एक अल्लाह ताला ने किसी को एक मतलब उसको मतलब नक्श वगैरह अच्छा दिया तो उसमें उसने क्या फ़ख्र। सर, आप मलिक भी है तो आप वहाँ पे जाते विज़िट करते हैं वज़ीरिस्तान का? मैं हर 15 दिन बाद वहाँ पे विज़िट करता हूँ, मैं अपने लोगों से मिलता हूँ, और मैं वहाँ पे बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकी मलिक्स की तरह उनको ये नहीं करता कि रगड़ा दे के मानो कि मैं मलिक हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरा भी घर डिस्ट्रॉय हुआ है, मेरी भी वहाँ पे फाइनेंशियली हमें वी बिन क्रिपल्ड, मगर मैं फिर भी अपने लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे ये IDP से मैं तब भी वहाँ पे पीरियोडिकली वहाँ पे जाता, सर्दियों में कंबल और ये वो सारा हीटर शीटर, ठीक, गर्मियों में पंखे वगैरह, ये मैं सारा करता था। तो आप एजेंडे के बारे में बता रहे थे? एजेंडे के बारे में मैं आपको बताऊँ,
कि एजेंडा वहाँ पे ये है कि हमारे वहाँ पे हमजोनी में ये कुछ गांव टोची के इस साइड पे हैं, कुछ उस साइड पे हैं। मेरे वालिद साहब वहाँ पे लकड़ी का पुल बना देते थे, वो दरिया आता था, हर साल बहा ले जाता। एग्जैक्ट। तो मुझे ख्याल है कि मैं यहाँ पे कंक्रीट का क्यों ना बनाऊँ, मगर मुझे पता है कि वहाँ पे कंक्रीट का ब्रिज बनेगा, जैसे वो चश्मे का पुल है जी। इट टेक्स मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों 10 लाखों रुपए लगेंगे। वो अगर मैं खाली एक ही चीज़ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, मगर फिर वही एक पुल बनेगा। तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरे ख्याल में फिर वाई डोंट इफ़ आई सर्व्ड माई पीपल, मैंने अपने लोगों की खिदमत की है। अभी भी यहाँ पे ये यूथ वगैरह, ये आज़ाद वगैरह सब बैठे हुए हैं, मैं इनको कहता हूँ ये छोटे भाई हैं हमारे, ये हमारे बिल्कुल और बाकी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो हमारे बच्चों की तरह वो आते हैं, वो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और मैं किस 2-3 बजे भी यहाँ पे पुलिस या किसी के साथ मसला पड़े मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो जब मैं इधर लाहौर में खड़ा हो सकता, मैं अपने इलाके में नहीं खड़ा हूँगा। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मेरा पहली चीज़ जो होगी वो एक तो ये है कि जो करप्शन ना हो, जो फ़ंड वज़ीरिस्तान के मिले हैं उसके लिए कोई आम वज़ीरिस्तानी मुझे खड़ा करके पूछे कि हाँ भाई किधर है पैसा। सर वो फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, फ़ंड्स आते हैं पीए के पास आते हैं, एमएनए का इतना इख्तियार नहीं होता उस पर जितना होना चाहिए। फ़ंड्स एमएनए के लिए आते हैं लेकिन पीए उसको हड़प कर ले जाता है। तो फिर आप उसकी सिस्टम कैसे ख़त्म कर सकते हैं जो सदियों से वो सिस्टम चला आ रहा है? पीए जो है सारे काम कर रहा है ना, आपकी वहाँ पे चलती है, तो फिर उस सिस्टम को आप कैसे ख़त्म करेंगे? तो फिर आपको पीए हटाना पड़ेगा, यानी उसका हल एफसीआर ख़त्म करना। आई एम वेल प्लेस्ड, आई एम वेल कनेक्टेड, आई हैव गॉट लाइक फ्रेंड्स इन प्रॉपर प्लेसेस। हमारे वहाँ से जो अक्सर एमएनएज बनते हैं उनकी दोस्तियाँ ही तब होती हैं जब वो एमएनए बनता है, उसको एक्सपोजर ही तब होता है जब वो मुझे जानता है कि मुझे पता है कि मुझे किस तरह काम निकलवाना है पीए से भी या किसी और से भी, और मुझे ये भी पता है कि आपने प्यार से किस तरह काम निकलवाना है, और मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँगा। मुझे पता है जब मैं लोगों के लिए खड़ा हूँगा लोग मेरे साथ होंगे। सेकेंडली ये खाली पीए का मसला नहीं है, वहाँ पे वज़ीरिस्तान का जो एमएनए होता है उसको भी प्रॉपर फंड मिलते हैं। सर उसको उतने नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है नहीं मिलते, मतलब अगर मिलते भी तो फाटा सेक्रेटेरिएट वो एक अलग बहस है बहुत। एमएनए बेचारे को पता ही नहीं है कि उसने ये चीज़ें सारी फंड निकलवानी है, उसको पता हो उसने तो खाली अपनी जो उसका नुकसान हुआ इलेक्शन में उसने उससे कम से कम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ठीक है, एजेंडा होता है 1 पॉइंट एजेंडा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज मुझे अल्लाह ताला ने सारा कुछ दिया हुआ है, मैं कोई इस चीज़ का भूखा नहीं हूँ। ठीक है, आप इसके मैं तो लड़ूंगा, मेरे ख्याल में मैं तो ज़्यादा गरीब हो जाऊँगा, लड़ूंगा। ठीक है आज़ाद, आप क्या समझते हैं कि कब तक आखिर हम इसी अंधेरों में पड़े रहेंगे, कब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अभी सर उमर साहब ने बात की है, जो हमारे मसले असल में हम अवेयरनेस की कमी और एजुकेशन की कमी है। अवेयरनेस तब आ सकती है जब एजुकेशन हो। एजुकेशन अब पूरे पाटा में तकरीबन अभी जो सेंसिस हुए मरदम शुमारियात उसमें तो खाना पूरी हुई, सिर्फ पूरे फाटा की आबादी शो किया है 50 लाख। हालांकि ये तो अभी रिसेंटली जो वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ था। सर ये इस पे आएंगे, हम सेंसस के ऊपर हम बात करेंगे, मगर मैं सवाल ये है कब तक हम ये अंधेरों में रहेंगे? अंधेरे में तब तक रहेंगे जब तक हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो। हर किसी को अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। क्योंकि हमारे हम बैठे थे कुछ दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे दोस्त बैठे थे, तो सारे यही कर रहे थे कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, होगा, ये हकीकत है, लेकिन जब तक हम खुद कुछ नहीं करते कुछ नहीं बनना हमारा। ठीक है, हम खुद कुछ नहीं करते। अगर आपने भी देखा हो बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं, कोई एमएनए मेरे पास आता है कि जी मैं आपको ये पुल भी बना के दूंगा, ब्रिजेस भी बना के दूंगा, मगर जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो ना तो वो वज़ीरिस्तान का रुख करता है, चाहे वो जितना अमीरी क्यों ना हो। आप मुझसे एग्री करते इस बात पे? नहीं? हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वज़ीरिस्तान तो छोड़ो, मतलब पूरे फाटा वज़ीरिस्तान या फाटा पूरे फाटा में ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा हक क्या है। हम अपने एमएनए जो हमने वोट दिया है और असेंबली भेजा है उसका क्या काम है और हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो जब हमारा वज़ीरिस्तान से एमएनए बन जाता है ना, तो 5 साल में हमारे वज़ीरिस्तान के लोग उस एमएनए को सिर्फ देख नहीं सकते सामने से कि ये मेरा एमएनए बन गया है। एक तो यह वजह है कि हम वो एमएनए जो सेलेक्ट करके वो भेजते हैं ना, इलेक्ट करके, वो एमएनए जो होता है वो भी हम जाहिल लोग होते हैं, मतलब इतना अनपढ़ लोग होते हैं, उसको हम इलेक्ट करते हैं। दूसरा है कि वज़ीरिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। खुद आप किसी भी वज़ीरिस्तानी से पूछो, किसी भी वज़ीरिस्तानी ने अपना पूरा वज़ीरिस्तान नहीं देखा होगा, तो फिर पूरे एरिया पे एक एमएनए जो है उसका पहुंचना भी बहुत मुश्किल बात है। पॉइंट आ गया। उमर खिताब, वज़ीरिस्तान में रिसेंटली हम एक एक्टिविटी, एक पार्टी ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया
फ़ौरन परसों उसके अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी होगा कि वज़ीरिस्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। आखिर क्यों? देखिए, मसाइल की जो कड़ी है ये बहुत दूर तक चली गई है। बुनियादी तौर पर जिस तरह सर ने बात की कि हमें एडल्ट फ्रेंचाइज 1997 में मिला, तो हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, जिस तरह हमारी सोशलाइजेशन यूथ की और जितने लोगों की होती है, वहाँ पे ये अवेयरनेस है ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमने करना क्या है। वहाँ पे अभी मीडिया की पहुँच नहीं है, यानी मीडिया को कैटेगोरिकली ये कहा गया है, ये लिखा गया है, आप लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते। इसमें वही जो हम अक्सर कह रहे हैं कि आर्टिकल 247 जो क्लास नंबर 3 है, इनको अगर तब ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उन मसाइल को टैकल नहीं कर सकते जी। और उनके लिए रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। रिफॉर्म अब भी सर्द खाने में है, उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। इनके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारे अभी मुल्क की हालात जो हैं, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ़ पार्टियों के आपस में जो क्लैशेस और टेंशन्स है, इन वजह से एक बॉर्डर इश्यूज़ को उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट किया है, क्योंकि उनके सेंटर के मफाद और इंटरेस्ट में ये इतनी अहम बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। आपका ताल्लुक़ KPK से, नौशहरा से आपका ताल्लुक़ है, आप फाटा के तमाम बहस को भी देखते होंगे, रिफॉर्म्स के बारे में आपको मालूम होगा। एक KPK का बंदा फाटा रिफॉर्म्स पर क्या ख्यालात रखता है? जैसा कि आपने बताया, मेरा ताल्लुक़ KPK के एक्सेटेड एरिया नौशहरा से है, और जहाँ तक मैं फाटा के लोगों से मिला हूँ, जहाँ तक मेरे इनसे इंटरेक्शन हुई और जहाँ तक मैं उन स्टूडेंट से मिला हूँ और वो मेरे साथ है, तो मैंने ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग देखे ही नहीं है। इतनी पोटेंशियल उनमें है, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चूँकि वो उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नई एजुकेशन थी, जहाँ पे एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसे FCR के तहत वो ज़िंदगी गुजार रहे थे जहाँ पे उनको बुनियादी हुकूक तक हासिल नहीं है, तो उनकी वो सारी जो टैलेंट है, उनकी जो सारी इंटेलेक्चुअल है, वो उस चीज़ ने तबाह कर दी हुई है। और यहाँ पे अब चूँकि बात एक रिफॉर्म्स की आ चुकी है, अब एक नारा लग गया है KPK में मर्ज करने की, तो ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव पे अगर अमल हुआ तो शायद ये एक उभरती हुई रिफॉर्म जी। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि फाटा के जो लोग हैं बड़े इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है। इसका सबूत है कि रिसेंटली पेशावर बोर्ड है, उनका रिज़ल्ट सामने आया है, जिसमें 20 पोजीशनों में से, टॉप 20 में से 17 पोजीशनें फाटा के स्टूडेंट्स की है। नाज़रीन, बात करेंगे फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फाटा के ऊपर सियासत की जा रही है, ना मुझसे पूछा जा रहा है फाटा के लोगों से। मेरे ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी सियासत कर रहा है, अचकज़ई साहब भी सियासत कर रहे हैं, इमरान खान भी सियासत कर रहा है, NP भी सियासत कर रही। आखिर मुझसे क्यों नहीं पूछा जाता, मेरी राय क्यों नहीं ले जाती? ना मेरा वहाँ पे लीडर है कोई, और जो चंद लीडर्स हैं चंद पैसों के लिए जो पार्टी उनको बोलती है वही वो ऐवानों में भी बोलने लग जाते हैं। आखिर मेरी राय क्यों शामिल नहीं है? इस पर बात करेंगे सर, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक़ भी है। क्या समझते हैं कि आखिर मेरे ऊपर सियासत क्यों चमकाई जा रही है? अपने पॉइंट्स लेने के लिए PTI भी मुझको मेरे ऊपर सियासत कर रही है, NP भी मेरे ऊपर कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही है, आखिर क्यों? देखिए जी, यही सितम ज़रीफ़ी है। सितम ज़रीफ़ी ये कि एक घर है, घर के बाशिंदों से पूछा नहीं जा रहा कि आपको घर कैसा चाहिए। आने वाला बाहर से एक आवाज़ लगाता है, यहाँ पे खिड़की बना दो, वहाँ पे खिड़की बन जाती है। दूसरा आता है, वहाँ पे वो गुसल खाना बना दो, वहाँ पे गुसल खाना बन जाता है। तीसरा कहता है सैन हमारी ज़रूरियात के मुताबिक घर बनाना है, अगर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बनाना है तो फिर आप साहब हमें बाहर निकाल दें, आप फाटे में आके खुद ही रह लीजिए। अगर आपने हमारे मुताबिक करना है तो फिर आप हमसे तो पूछें कौन सी जगह है दुनिया में आजकल। तो जी ये सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आप कह रहे हमारे से पूछा जाए, तो आप भी इसके हक में कि रेफरेंडम कराया जाए। फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। फाटा रिफॉर्म से मैंने आपको बताया कि हमसे कोई 3 उसमें ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि प्रेजेंट स्टेटस जिस तरह है उसी तरह रहना दिया जाए जैसे सदियों से चल रहा है, मतलब सैकड़ों सालों से। या फिर दूसरा स्टेटस ये है जैसे हमारे छोटे भाई ने बात की है कि जी इसको मर्ज कर दिया KPK में। मैं बजाते खुद इसमें हूँ कि देखें जी, आप तो वहाँ पे मेरा स्टैंड ये है कि फाटा को एक सूबा, अगर सूबा आपने मुकम्मल नहीं बनाना तो आप गिलगित बल्तिस्तान की तरह सेमी ऑटोनोमस एक रीजन बना दें। आप उसको मुकम्मल सूबा मत बनाएं,
आप स्टेज वाइज उसको सूबे की तरफ वो तरक्की दें। वहाँ की अपनी असेंबली हो, देखें वहाँ की अपनी असेंबली होगी। सर आप सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह बनेगा तो जियोग्राफर को कैसे कैसे सीधे करेंगे? एक एजेंसी आपके पेशावर के साथ है, दूसरी आपके टल के साथ लग रही है, ये तो छोटी बात कैसे आप इसको करेंगे? बड़ी छोटी बात है, ये तो बड़ी छोटी बात है। हमारी सारी की सारी एजेंसीज आपस में। सर आपको अभी के लिए लीडर नहीं मिल रहा, तो आपको वजीर आला इनके लिए कैसे लीडर मिल जाएंगे? देखें मसला ये कि आपने यही देखना है ना कि जो ज़्यादा वोट निकाल ले, जो अपनी ज़्यादा सपोर्ट बना ले, वहाँ पे आप डेमोक्रेसी खेलें। अगर आपने केपीके में मर्ज करा के वहाँ पे डेमोक्रेसी जमहूरियत नहीं खेलेंगे इनके साथ कि वहाँ पे कोई और सिस्टम, तो वही जमहूरियत आप अलहदा इनमें से खेल लें, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा वहाँ पे जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा है, हमारे कबीलों में, वहाँ पे मलिक ये नहीं होता, मलिक के लिए अपना वहाँ पे है, वहाँ पे जिरके शिरके हमारे सारे पहले डेमोक्रेसी को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मगर हमें कोई उसको खेलने दे। अब हमें खेलने नहीं दिया जाता। मैं इस उसमें हूँ कि इसको क्यों एक अलहदा प्रोविंस बनाया जाए, कि एक तो ये कि देखें जी ऐसा कौन सा प्रोविंस होगा कि वहाँ पे हमें अगर 10 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये इसमें से बहुत सारे भी कह दो, मैं रियलिस्टिकली हकीकत पसंदाना उसमें मैं गुफ्तगू करूँगा कि 10 रुपये में से कम 3 रुपये भी अगर आप करप्शन की नज़र हो जाए, 7 रुपये तो हमें लगेंगे ही। अगर हम केपीके का वो हो जाएं, केपीके को खुद 10 रुपये मिलेंगे, 3 रुपये करप्शन में हो गए, 6 रुपये केपीके, बाकी इंपॉर्टेंट सूबों पे 1 रुपये बन्नू और डीए खान जो बॉर्डर के सूबे हैं, तो हमारे लिए क्या बचेगा? हमारे लिए अठनी बचेगी। ये भी बिल्कुल। तो हमें अपना पूरा एक सूबे के तौर पे हमें एक बजट मिलेगा जो हम खा सकेंगे। फिर कौन सा ऐसा सूबा है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं होगा? हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, हमें किसी का भीख नहीं मानना है, हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं इसकी पर्क्स हैं। मगर मैं फिर वो इस बात पे अपना व्यू ख़त्म करूँगा कि आप रेफरेंडम कराएं, रेफरेंडम के हक में दोनों साइड के लोगों को वहाँ पे इजाज़त दें और लोग जो कहें उसी तरह हो। ठीक है, आप रेफरेंडम। उमर खिताब, अगर किसी से सवाल वहाँ पे जो मैं एक प्रोग्राम कर रहा था मलकों के साथ, उन्होंने कहा अगर FCR को ख़त्म किया जाए तो हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी FCR से। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि वाकई FCR को ख़त्म करने से या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने से हमारी सकाफ़त, हमारी शनाख्त ख़त्म हो सकती है? देखिए जी, ये भी एक फैलेसी है, एक ऐसी फैलेसी है जो बार बार दोहराई जाती है कि यानी हमारी कोई आज़ाद हैसियत, हम उसको आज़ाद कबाइल के नाम से पुकारते हैं वगैरह वगैरह। ट्राइबलिज़म एक दौर था, पूरी दुनिया में रहा है, हम भी उस दौर से गुज़र रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमें अब इसको ख़त्म भी करना चाहिए एक तरह से। अभी जो हमारी आइडेंटिटी है, मेरी नज़र में तो ये एक कॉलोनियल आइडेंटिटी है। बुनियादी तौर पर हमारी आइडेंटिटी जो हमारी असल पुश्तून वाली थी, उसको दबाया गया है। जो कॉलोनियल पावर्स यहाँ रहे थे ब्रिटिश के ज़माने से, और 70 साल पाकिस्तान के होते हुए भी रहे, तो उसको हमने रीगेन करना है, रिटेन करना है, हासिल करना है। और मेरे ख़्याल में अगर हम कल्चर को एकेडमिकली उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो हमारा कल्चर पश्तूनों वाला ही कल्चर है। हम पश्तून थे, हैं और मेरे ख्याल में रहेंगे। तो इसलिए मर्जेंस आइडेंटिटी का सवाल। ठीक है, आप उमर खान साहब से इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये सूबे के हक में आप कह रहे हैं नहीं मर्जन? नहीं जी, मैं इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि उन्होंने वो बल्कि ये कह रहे हैं, और चीज़ नहीं, ये भी कह रहे हैं अगर मर्ज किया जाए तो हमारी शनाख्त ख़राब नहीं होगी। नहीं, जो उन्होंने बात की है कि पश्तून शनाख्त की बात की है, वो चाहे शनाख्त उधर मर्ज हो या इधर हो, शनाख्त कैसे वो तो ख़त्म नहीं हो रही, मेरा ये पॉइंट है। लेकिन सर के उस बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उसने, लेकिन मेरा एक छोटा सा पॉइंट बनता है यहाँ पे। रेफरेंडम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ी तारीख़ के और देखने चाहिए। पाकिस्तान में रेफरेंडम की तारीख़ भी देखनी चाहिए, इवन के केपीके को किस तरह मर्ज किया गया पाकिस्तान में, इसको भी देखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात मुझे समझ नहीं आती, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और इस सारी चीज़ों को देखते हुए, एक रेफरेंडम, एक तरह सा रेफरेंडम जो 85% लोगों ने उस कमेटी का जो सरताज अजीज़ साहब के उसमें गई थी कि लोगों ने कहा कि हमें मर्ज होना चाहिए। मेरी कोई ये नहीं है कि मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सवाल है ये, उससे सवाल है जो इंतहाई मैं उस पर तज्जिया कर रहा हूँ। जी कमेटी की एक रिपोर्ट है सर, उसमें ये चीज़ है कि मोर देन 80% पीपल वांट्स टू मर्ज विद केपीके। अब इसको क्यों तस्लीम नहीं किया जाता, इस पे क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके क्या इतराज़ात है? अगर मौलाना साहब के हैं उसके इतराज़ात को एड्रेस किया जाए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं रेफरेंडम नहीं हो सकता? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा सर, मुख्तसर सा पॉइंट। मैं बिल्कुल मुख्तसर। असल में इस तरह है कि देखें,
कमेटी की रिपोर्ट कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट में से कबायली कितने बैठे हैं। वो रेफरेंडम किसी की तरह भी मेरे ख्याल में कि वहाँ पे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप लोग बहुत सर। सारे वो आपके जितने MNAs हैं वो आपने मुंतखब किए हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव तो है। उसके ऊपर हम आज़ाद का आपने वोट दिए, उसके ऊपर दोबारा हम आते हैं कि वहाँ पे MNA का क्या किरदार होना चाहिए और नौजवानों का क्या किरदार आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है FCR हमारे रिवाज के साथ मुताबिक रखता है? ये तो बात बड़ी लंबी बहस में चली जाएगी। मुताबिकत कुछ रखता भी है, लेकिन ये नहीं है कि FCR ही हमारा रिवाज है। असल में ब्रिटिश जो थे उस टाइम उसको ज़रूरत थी कि इन इलाकों को जो बफर जोन थे उससे किस तरह कंट्रोल करना है, तो उन्होंने कुछ हमारे रिवाज को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस तरह कानून बनाया कि वो लोग जो थे उस टाइम के फाटा के लोग वो उसके कंट्रोल में आ गए। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है कि FCR हमारा रिवाज है। अक्सर लोग जो कहते हैं कि जब FCR ख़त्म हो जाएगा, ये पार्टी लीडर्स कहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। हालांकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं उनका स्टूडेंट विंग का ज़िली कैबिनेट का नुमाइंदा हूँ। उसको शर्म भी नहीं आती। वो कहते हैं कि अगर FCR ख़त्म हो जाए तो हमारा जो रिवाज है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या बाकी कितने KPK में, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में कितने पश्तून रहते, क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है? उसकी माँ बहन की कोई इज़्ज़त नहीं है। असल में ये अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं सारे। ठीक, ये कोई इस तरह का सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो पार्टीज अभी कह रहा है कि मर्ज होना चाहिए, कुछ कह रहा है कि अलग सूबा होना चाहिए। हालांकि 11 माह पहले ये कमेटी जब बनी थी सर, ठीक है, कमेटी बनती, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मर्जर के हक़ में या अलग सूबा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि FCR में तरमीम की जाए, वही उसी के साथ हम खुश हैं? असल में अलग सूबा तो है, ये तो सोने पे सुहागा होगा, ये तो बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन हम जब फिजिबिलिटी देखते हैं, जो कहते हैं कि रेफरेंडम हो जाए, सर ने जिस तरह भी बात की, रेफरेंडम किस तरीके से होगा, उनके TOR जो है वो किस तरह से होंगे। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक 1947 से जितनी भी इलेक्शन हुए, सिवाय एक के मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह इलेक्शन नहीं रहा जिसमें शोर। आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंडम में भी धांधली हो गई? रेफरेंडम आपको पता है फाटा के हालात है कि जो डोर है वो किसके हाथ में, वो जिस तरह चाहेंगे। अभी जब जो डोर किसके हाथ में, रेफरेंडम तो अभी हालात में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मर्जर इसलिए बेहतर है कि थोड़े से जो हमारे मुश्किलात है वो बहाल हो जाएंगे, वो शायद कम हो। मुकम्मल तो मुश्किल है, लेकिन थोड़े से कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे हालात है, जो जिस तरह पूरा फाटा जो ऑपरेशंस के बाद एक किला बना हुआ है, जो हम जब जाते हैं घरों को चेक पोस्टों पे, तो ठीक है, आपको मुश्किलात के सामने मुजाहिद सबब आप करेंगे, प्रोग्राम पे ख़त्म भी करेंगे। आप मुझे बताइएगा, मुख्तसर बताइएगा, आप मर्जर के हक़ में अलग सूबा चाहते हैं या फिर तरमीम FCR में? देखिए, अलग सूबा का सबने इस डिबेट में यह कहा, बल्कि जब हम बाकी एनालिस्टों को देखते हैं, अलग सूबा तो बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अलग सूबा मेरे ख्याल में 95% इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक तो फिजिबिलिटी का है, मेरा वज़ीरिस्तान का बन्नू के साथ रास्ता है, ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा बाजावर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा खैबर के साथ कोई कनेक्शन है, खैबर एजेंसी का पेशावर के साथ कनेक्शन है, लेकिन उनका वज़ीरिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात इसमें ये सर, अगर आप अलग सूबा नहीं बनाते, आपके सेनेट में सीटें चली जाएगी, आपके पास जो फंड्स आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर उस पर आप क्या सेनेट के क्या करेंगे? आपके जो सेनेटर उधर बैठे हो, जो पैसों पे खरीदो पे हार्स ट्रेडिंग पे आते हैं। सर, अगर आपके सूबे में आप चाहते वो रेफरेंडम हो जाए, तभी आपको नुमाइंदगी उस तरह की नहीं मिलेगी, फिर आप क्या करेंगे? मेरा सूबाई आपका वज़ीर आ रहा KPK का होगा, फिर आप क्या करेंगे? मेरा देखे सूबाई असेंबली के मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा पूरे वज़ीरिस्तान के एक MNA है। जब एक MNA के नीचे मेरे ख्याल में तकरीबन 4-5 MPs में हमारे आएंगे, फिर लोकल बॉडी सिस्टम आएगा, वो लोकल बॉडी नाजिम आएंगे, तो वो आपको कम से कम, अगर आप अलग सूबा बनाएंगे उसमें तो कभी आप अलग सूबा, तो मैंने आपको पहले बताया बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मुश्किल, क्योंकि सराय की, क्योंकि अगर हम देखें सराय की कब से मांग रहे अलग सूबा, और उसके पार्लियामेंट में कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं। इस तरह हज़ारा वाला भी सूबा मांग रहे हैं ना, लेकिन हमारे ना तो लीडर्स है, ना उधर फिजिबिलिटी का मसला है। हमारे जो बन्नों के साथ, मैंने आपको पहले बताया, उधर जनूबी वज़ीरिस्तान का टांगी खान के साथ कांटेक्ट है, कल्चर भी तकरीबन सेम हो रहा है। तो हमारा फिजिबिलिटी सूबे का मसला है, क्योंकि वो फिजिबिलिटी का भी मसला है, और दूसरा ये है
कि हमारे लिए इस नागुज़ीर हो क्योंकि जब हमारे लिए अलग सूबा दे देते हैं ना तो पूरे पाकिस्तान में अलग सूबे के जो तहरीक ओपीर ओवर के तो पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगी कि आपको अलग सूबा दे। जो फिजिबल ऑप्शन है हमारे अच्छा, आप कह रहे हैं का वो हमारे लिए भी थोड़ा चाहिए कि ताकि 70 साल से जब हम पीछे रह गए शायद हमारे लिए कुछ नई राय को लिया। उमर, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे सर से, फिर आपसे एंड करेंगे हम प्रोग्राम का। आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? मैं एक छोटा सा नुक्ता मेरे से रह गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि पहले जो चीज़ हुई है हुकूमत की तरफ से उस पर क्या क्वेश्चंस है काउंटर पार्टी की तरफ से। दूसरी बात है कि जो रेफरेंडम होगा, मैं भी चाहता हूं कि लोगों से पूछ के, लोगों से बगैर पूछ के क्या हम बना सकेंगे, तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा। ठीक, और उस मैकेनिज्म पे सारी पार्टियां फिर मुत्तफिक होगी या नहीं, ये फिर भी वही हम एक बंद गली में जा सकते हैं, एक किस्म के हम डेड लॉक पे जा सकते हैं। जी एक मिनट आपका जल्दी मुख्तसर में एक कमेंट ये करना चाहूँगा कि रेफरेंडम की बात हो रही है, मर्जर की बात हो रही है। यहाँ पे सवाल ये उठता है रेफरेंडम आप किस से ले रहे हैं? उस आवाम से जिसको आपने एजुकेशन नहीं दी, जिसको आपने मोबिलाइज नहीं किया, सोशलाइज नहीं किया। रेफरेंडम ठीक, ये उमर खान साहब आपको जवाब देंगे। उमर खान साहब आपको जवाब देंगे। जो बड़े लोग होंगे, जो मलिक होंगे, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे, ये तो उनकी विल होगी, उन लोगों पे इन्फ्लुएंस करके वो तो उनकी। ठीक, उमर खान साहब आइए, आपको जवाब देंगे। उमर खान साहब लेकिन जी पहली बात ये हुई है कि रेफरेंडम का मेकनिज़म क्या होगा और आया कि रेफरेंडम होना चाहिए नहीं। मेरा बुनियादी मकसद ये था फिर रेफरेंडम का जो पॉइंट उठाने का वो ये था कि हमारे लोगों से पूछा जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ है आया आप अलग सूबा बनना चाहते हो और हाँ या ना पे टिक किया जाए। मेरा एग्जैक्टली वो वाला मतलब नहीं, कहने का मकसद ये था। इस पर आप सब हाज़रीन मेरे ख्याल में मुत्तफ़िक़ करेंगे। इसमें तो मुत्तफ़िक़ है, मैंने शायद आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं उसमें भी आता हूँ। दूसरी बात ये कि जब मतलब हम हमारे लोगों से पूछा जाए, अब उसका क्या तरीका हो सकता है। जब आपने कोई काम करना होता है तरीके 100 निकल आते हैं, ठीक है ना, वो तरीके 100 निकल आते हैं। और जब आपने नहीं कोई काम करना होता तो आप कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, तो आप वो कह देते हैं बस ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो चीज़ है, इन्होंने जो सवाल उठाया उनके जवाब उसकी तरफ कि रेफरेंडम का मैकेनिज्म क्या होगा। उन्होंने सवाल ये उठाया कि राय आप किससे ले रहे हैं, उस जाहिल अवाम से जो एजुकेटेड नहीं है। कोई मसला नहीं। देखें जाहिल हैं, मगर आप अगर उधर के किसी आम बुजुर्ग की बात सुन लेना, खुदा की कसम आपको विजडम का पता लग जाएगा कि सर मैं उस जाहिल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अनपढ़ जाहिल की बात कर रहा हूँ। मैं जाहिल की बात नहीं कर रहा, मैं अनपढ़ की भी बात कर रहा हूँ। अनपढ़ की इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। असल में मसला ये कि वहाँ पे जब उनको आप पहले ऑप्शन दें, रेफरेंडम का तरीका क्या होता है, आप पहले एक सवाल प्रिपेयर कर लेते हैं। सवाल के बाद आप कहते हैं कि 6 महीने या साल इसके ऊपर आपने कैंपेनिंग करनी है। अब साल में आपने अगर एक ही लफ्ज़ बताना है और वहाँ पे हर बंदे को वहाँ पे है, आप लोग जैसे यूथ के, फिर क्या फ़ायदा है आप लोगों के तालीम का कि अगर आप वहाँ पे ये कहें कि मर्जर, ये कहें कि हमने अलहदा सूबा लेना है, ये जाके अपने गांव में बताएं, ये जाके अपने गांव में बताएं, ये भी हमारे साथ हैं तो हमारे पठान भाई आए वहाँ पे ये भी करें। रेफरेंडम का तो तरीका ये कैंपेनिंग, हमने ये स्कॉटलैंड का हमने नहीं देखा। दूसरी बात ये कि जो मुजाहिद ने की, मुजाहिद ने कहा कि हमारा कनेक्शन नहीं है, बहावलपुर का लाहौर से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर अगर हम देखें कि टेरिटोरियली हम कंटिग्यूस हैं कि नहीं है, हमारे दरमियान सर बहावलपुर लेकिन लोग उस कनेक्शन थे, पंजाब में तो है, पंजाब में तो है, पंजाब में तो वो भी तो फाटा में ही है। तो फाटा अलग सुबह बनेगा, सुबह बनेगा। मैं आपको बताता हूँ जी, अगर आप उसकी देखें मैप्स, मुझे क्योंकि मैं पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पे लेक्चर्स भी देता हूँ, मैप्स ऐसे करके मैं आपको पूरी दुनिया का और किसी मुल्क का मुझे क्या मैं आपको फाटा का जो आप सारे के सारे सूबे देख लें, वो लाइन, सारे के सारे जो 7 एजेंसीज हैं वो सब लाइन में हैं। उधर अगर आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई यही तो मुद्दा है कि हम कहते हैं कि इसको, आप कहते हैं रोड नहीं है, हम कहते हैं कि इसको सूबा बनाओ ताकि यहाँ पे रोड भी आप बनाएं। सर पॉइंट अप कीजिए, आप हमें सारा कुछ दें। ठीक जी, हमने बात की फाटा के रेफरेंडम के हवाले से और इसके साथ साथ शुरू में हमने थोड़ा सा उसको भी बहस पे बात की, फाटा को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन ये प्रोग्राम तो पहला हिस्सा था, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फाटा के एजुकेशन के हवाले से और जो सेंसेस हुए हैं किस तरह उसको पेश किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये जो यूथ यहाँ पर इकट्ठी हुई है उनको तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है। देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट। असदुल्ला खान वज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।